आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरी की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट को गुरुवार को हो रहा 1 साल। कांग्रेसी नेता खैरी में करेंगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम। जिला थोक उपभोक्ता भंडार के प्रत्यायुक्तों के चुनाव संपन्न। दिलीप असाटी, राजेश भाई चावड़ा और भरत लाल डहारे रहे विजयी। आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। हड़ताली वन कर्मियों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर चल रहे बच्चों के अपहरण वाली खबर का पुलिस ने किया खंडन। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। और खैरी हादसे पर पद्मेश न्यूज की एक खास पेशकश। और अब समाचार विस्तार से। खैरी की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना को गुरुवार 7 जून को 1 साल पूरा हो रहा है। खैरी की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना को गुरुवार 7 जून को 1 साल पूरा हो रहा है। घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने कांग्रेस द्वारा वहां धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खैरी घटना के संबंध में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेसी नेता और जिले के प्रभारी पर्यवेक्षक जनक कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। पहले तो मैं ग्राम खैरी जो में दिवंगत हमारे मजदूर भाई हुए हैं उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। साथ ही साथ इसके पूरे प्रकरण की पूरी डिटेल हमारे जिला प्रवक्ता भाई विशाल बिसेन जी ने दिया। यहाँ जो देखने को मुझे मिल रहा है, यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ के अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अभी मंदसौर में भी मैंने देखा जो पीड़ित परिवार था, तो वहाँ के एसडीएम ने खुले तौर पे कहा कि यदि कोई भी इस किसान उस रैली में जाते हैं तो उनके ऊपर जो है उनसे नौकरी छीन ली जाए। 107 लगा दिया जाए। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं यहाँ अधिकारियों की, स्पष्ट है कि वह एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि ये पीड़ित परिवार के साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी प्रदेश से लेकर के है। मैं इसको पूरे कमलनाथ जी से मैं अवगत कराऊंगा कि ऐसा है तो उनको भी यहाँ आना चाहिए। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विशाल बिसेन ने कहा कि अब कांग्रेसी पीड़ित परिवार के लिए आगे की लड़ाई लड़ेंगे। पहले आज से ठीक 1 साल पहले 7 जून को खैरी में जो पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के बाद में कांग्रेस ने अपने स्तर पे उग्र आंदोलन करी, गिरफ्तारी हुई। हमारे कांग्रेस के नेताओं की, मेरी खुद की गिरफ्तारी हुई। हमारे प्रदेश के तत्कालीन अध्यक्ष अरुण यादव जी ने पीड़ितों से मुलाकात करी। कांग्रेस ने अपना स्टैंड उस समय पर बराबर तरीके से रखा और जनता में और इन पीड़ित परिवारों में जो सत्ताधारी पार्टी और प्रशासनिक लोग हैं, उन्होंने जो उस समय वादे किए थे, जो उस समय घटना को दबाने का प्रयास किया गया था, पब्लिक के आक्रोश को दबाने का प्रयास किया गया था, बड़े बड़े वादे करके, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके, उनमें से RBC 6-4 के पैसे को अगर छोड़ दिया जाए दुर्घटना में जो मिलता है, उसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार की जो है सहायता आज दिनांक तक इन पीड़ित परिवारों को नहीं मिली। ये आप सभी जानते हैं। हमने पिछले कई दिनों से इन परिवारों से संपर्क में रहे, वस्तु स्थिति की जानकारी ली। किसी बच्ची के एडमिशन के लिए कह दिया गया कि आप एडमिशन ले लो, पैसा सरकार देगी। वो पैसा सरकारी कर्मचारियों ने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया, जवाबदार लोगों ने नहीं दिया। आज उनको अपने मृतकों से मिले पैसे में से पढ़ाई करनी पड़ रही है। वहीं कांग्रेसी नेता जुगल शर्मा ने कहा कि खैरी कांड के पीड़ितों को सांत्वना के अलावा कुछ नहीं मिला है। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने यह भी कहा कि जिले में भी फर्जी वोटर की जांच की जाएगी। होता है कि खैरी फटाका जो कांड बालाघाट उस विधानसभा क्षेत्र से है, जिस विधानसभा का विधायक यहाँ का हमारा मध्य प्रदेश शासन का मंत्री, और इतना बड़ा कांड बालाघाट के अधिकारियों के माध्यम से जिस प्रकार से 5 किलो विस्फोटक पदार्थ रखने की अनुमति थी और जहाँ पे 5 कुंटल के ऊपर इन्हें विस्फोटक पदार्थ रखने की अनुमति हमारे सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया। जब 26 लोगों की मौत के बाद जब ये मामला पूरे जिले के अंदर और पूरे प्रदेश में गरमाया, इन्होंने अपने अधिकारियों पर दबाव बनाया, झूठी तसल्ली देने के माध्यम से कमेटी का निर्माण किया, जिस कमेटी ने आज तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं करी। झूठे प्रलोभन देकर एक एक अधिकारी को गोद लेने का काम करके सारे 26 लोगों को
सांत्वना देने के सिवाय इन्होंने कुछ काम नहीं किया, जिसके कारण में समय निकलने के बाद पूरा आज 1 वर्ष बीत गया, एक भी अधिकारी ने दोबारा मुड़ के उस जगह पे जाकर उनके करीब जानकारी लेने की प्रयास तक नहीं करे। सिवाय परसवाड़ा क्षेत्र में ग्राम चंदना के पास एक 55 वर्षीय व्यक्ति लखन सिंगरहा की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। लखन शाम 4 बजे तालाब में मछली पकड़ने का कार्य कर रहा था। मौसम खराब होने पर वह अपनी झोपड़ी में आ गया, तभी उसकी झोपड़ी में आकाशीय बिजली गिर गई और झोपड़ी जल गई। इसमें लखन की जलने से मौत हो गई। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे वन कर्मचारियों ने बुधवार को अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार की हठधर्मिता से उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रे मामा, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ जिंदाबाद। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार आज हमने कपड़े उतारा है, उसी प्रकार ये एक दरिद्रता की निशानी होती है। हम लोग कम वेतन पर जो राज काम कर रहे हैं, हमारे 3 जगह चूल्हे जल रहे हैं। एक हम जहाँ रहते हैं वहाँ, हमारा परिवार जहाँ रहता है वहाँ, और हमारे बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ। तो हमें जो वेतन दे रहा है, सरकार जो वेतन दे रही है, इतना अल्प है कि हम बड़ी मुश्किल से कपड़े पहन पाते हैं। हम ये सरकार को बताना चाह रहे हैं। तो वो जो थोड़ा सा हम जो वेतन बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं, और उसके साथ 19 मांगे हैं, वो मांगे वो पूरी कर दे और हमारा जो वेतन है वो बढ़ा। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों से एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि किरनापुर के क्षेत्र के कुछ गांव भरवेली, धनसुआ सहित अनेक क्षेत्रों में बच्चों का अपहरण करने वाला गिरोह सक्रिय है। वहीं इस खबर के साथ कुछ फोटो भी वायरल की गई है। इधर समनापुर निवासी और वहां की सोसाइटी के सेल्समैन धनेश नगपुरे ने पुलिस महानिरीक्षक को एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि उस खबर के साथ उनकी फोटो कुछ असामाजिक तत्वों के साथ वायरल की जा रही है, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। श्री नगपुरे ने ऐसी खबर और फोटो वायरल करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। धनेश कुमार नगपुरे, कहाँ से है? समनापुर रेलवे। अच्छा, आज आपने शिकायत की एसपी साहब के पास में, किस संबंध में किया? ये गिरोह चल रहा है एक किडनी चोर वाला। उस गिरोह में जो फोटो 3 लोग की, चौथी फोटो मेरी भी वायरल करके चला रहे हैं। कैसे वायरल कर रहे हैं? मतलब वो व्हाट्सएप में आ रहे हैं, तो ये सब दूसरे लोग देखें तो मुझे बताए, तो फिर मैंने मंगवाया अपने इसमें। जब पता चला कि मेरी फ़ोटो भी, तो मैं आज आके पुलिस अधीक्षक महोदय जी को और सर ये है ऑफिस को, उनको आवेदन देने बोले हैं, तो दे दिए हमने। तो कौन कर रहा है आपकी फ़ोटो वायरल? पता नहीं अब कौन कर रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि जो वायरल कर रहा है उसको सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनकी जाँच होना चाहिए, और जो सही में आरोपी है उनको अंदर करना चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं सेवा सहकारी समिति समनापुर में विक्रेता के पद पर हूँ। मुझे रात बिकाल को भी कभी ऑफिस से काम जाना पड़ता है, कभी कोई भी फ़ोन करके मुझे अंदर कर सकता है, मार भी सकता है मेरे को। तो मतलब जान को भी खतरा है। इस फोटो जो हो रही है वायरल, उससे आपको खतरा है क्या? हाँ, जान को भी खतरा है, मेरे परिवार में क्षति पड़ रही है। मैं सामाजिक लोधी समाज का अध्यक्ष हूँ ग्रामीण का, मेरी छवि खराब हो रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक जयदेवन ए ने जिले में ऐसी घटनाएं होने का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि झूठी खबर वायरल कर लोगों को डराया जा रहा है। जिले के किसी भी क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। एसपी श्री जयदेवन ने कहा कि ऐसी खबर वायरल करने वालों और फॉरवर्ड करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल गलत जानकारी है। किसी बदमाश व्यक्ति सोशल मीडिया में इस तरह का अफवाह फैला रहा है, और इसको हम काउंटर करने के लिए काउंटर व्हाट्सएप मैसेज भी हमने चलाए हैं। और किरनापुर थाना क्षेत्र में स्पेशली जो भी गांव है, वहाँ हम छोटे वाहन में पीए सिस्टम लगा के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी गांव लोगों को बता रहे हैं इस तरह के रूमर्स में विश्वास ना करें, और ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया जा रहा तो तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें। उसके साथ और कुछ ना करें और सीधा उसको पकड़ के थाना में सुपुर्द करें, ताकि हम उसको जांच करके ये करें। सर, बीती रात भरवेली थाना क्षेत्र में भी इसी तरह की घटना सामने आई है। यहाँ भी लोग रात भर जागे रहे, इसी शंका को लेके कि कुछ लोग आए हुए हैं। पूरा बालाघाट रहवासियों को बता देता हूँ, ये बिल्कुल गलत जानकारी है और किसी मिसक्रिएंट के द्वारा सारे सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है। ये गलत है,
और जो फॉरवर्ड कर रहा है इस मैसेज को, तो उसको भी हम आरोपी बना के उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सो इस तरह के रूमर्स में लोग विश्वास ना करें। रूपझर क्षेत्र में सोनपुरी के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से उसमें सवार 2 लोग घायल हो गए। इस हादसे में घायल लूद निवासी राजू टेकाम को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं शिक्षक संभल सिंह को मामूली चोट आई है। बताया गया है कि हादसे के समय दोनों नशे में थे। नगर के हनुमान चौक स्थित जिला थोक उपभोक्ता भंडार के प्रत्यायुक्तों के लिए बुधवार को चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें दिलीप असाटी, राजेश भाई चावड़ा और भरत लाल डहारे ने जीत हासिल की। जीत पर विजयी प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा जमकर खुशियां मनाई गई। आपको बता दें, बुधवार को मतदान और मतगणना की प्रक्रिया चुनाव अधिकारी श्रीमती हंसा टेम्परे द्वारा संपन्न कराई गई। मतगणना के दौरान समूह 2 के दोनों प्रत्याशी संजय शाह और दिलीप असाटी को 24-24 वोट मिले। इस पर टॉस कराया गया, जिसमें दिलीप असाटी विजयी हुए। समूह क्रमांक 4 में राजेश भाई चावड़ा ने अजय रायजादा को 15 मतों से पराजित किया, जबकि समूह क्रमांक 12 में भरत लाल डहारे ने शंकर लाल कारसरपे को 10 वोटों से हराया। नवेगांव के पास 2 बाइक की भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों में नेत्रा निवासी मिताली लिल्हारे, भरवेली निवासी नीलेश लिल्हारे और लिंगा निवासी राजाराम फुंडे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार को एक बाइक में नितेश और मिताली भरवेली से नेत्रा की ओर जा रहे थे, वहीं राजाराम लिंगा से बालाघाट की ओर आ रहा था। तभी नवेगांव में 2 बाइक में भिड़ंत हो गई और तीनों घायल हो गए। वारासिवनी के सिविल अस्पताल में 6 जून को ANM, MPW और सेक्टर सुपरवाइजर की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। BMO रविंद्र ताथौड़ और खंड कार्यक्रम अधिकारी संजय तुर्कर की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रमों की अच्छी तरह से संचालन और क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। ये हमारी रूटीन मासिक बैठक थी और इस मासिक बैठक में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, महिला पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक की बैठक थी। इसमें समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई, जैसे TB है, मलेरिया है, परिवार नियोजन के प्रकरण, और एक हमारा नया कार्यक्रम जो चालू हुआ है अभी, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, जो हमारी अभी 13 तारीख से जिसकी हितग्राही जो बची हुई हैं इनका भुगतान किया जाना है। तो इस पे हमें समीक्षा रखी गई थी कि कितने ऐसे हितग्राही जो हैं जिनके प्रसव 1 अप्रैल 2018 से लेकर के अभी तक हुए हैं और इसके ये लाभार्थी हैं। अगर लाभार्थी जो जितने भी हमारे प्रकरण हैं इनके पूरे कागजात को बना करके आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बारे में समीक्षा बैठक। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर आदर्श ग्राम पंचायत भरवेली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35 मकान बनाए जाने थे, जिसमें से अभी तक मात्र 11 हितग्राहियों ने योजना के तहत मकान बना लिए हैं, जबकि अन्य हितग्राहियों के मकान अब भी अधूरे हैं। साथ ही इन हितग्राहियों में ज्यादातर हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने PM आवास योजना की राशि को उठाकर अपने दैनिक कार्यों में खर्च कर लिया है। इसके अलावा कई हितग्राहियों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं कई हितग्राहियों ने शासन को पैसे वापस कर दिए हैं। वहीं कई हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने आपसी विवाद के चलते अब तक मकान का निर्माण नहीं कराया। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए जिला पंचायत परियोजना अधिकारी विकास रघुवंशी और जनपद पंचायत विकास खंड समन्वयक कन्हैया शरणागत ने बुधवार को भरवेली पंचायत पहुंचकर हितग्राहियों से मुलाकात की। साथ ही हितग्राहियों की विभिन्न समस्याओं का अवलोकन कर उन्हें योजना के तहत मकान बनाने के निर्देश दिए।
इस पूरी बैठक में भरवेली पंचायत की सरपंच अनुपस्थित रही, जिसे लेकर पंचों में तरह तरह की चर्चाएं चलती रही। पीएम आवास योजना को लेकर आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भरवेली वार्ड नंबर 1 के पंच संतोष ठाकुर ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। क्या नाम है आपका? श्री संतोष कुमार ठाकुर। यही रहते पंच? जी हाँ, वार्ड नंबर 1 का पंच ग्राम पंचायत भरवेली। व्यक्तिगत कारण तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ तो हमारे यहाँ जिनके नाम है कुछ मृत हो चुके हैं और उनके जो वारसन है उसमें आपसी में कोई बोल रहा है कि मैं बनाऊंगा, बड़ा लड़का बोलता है मैं बनाऊंगा, छोटा लड़का मैं बनाऊंगा। ऐसे में उनका आपसी जो सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है। और कुछ जो राशि आई है कुछ लोगों के खाते में आई है, तो जिसके कारण जो हमको शासकीय ज़मीन देना था जिसमें प्रधानमंत्री आवास बना, उसकी कमी के कारण कई लोगों के मकान नहीं बन पाए। अच्छा, अब जैसे अधिकारी लोग आए, कौन अधिकारी आए हैं, क्या समझाइश दे रहे हैं? तो हमारे सीओ साहब यहाँ पे आए ग्राम पंचायत भरवेली में, और जिन जिन हितग्राहियों का नाम है उन सबको बुला रहे हैं और उनकी समस्या जान रहे हैं। ऐसे कितने हैं आपके यहाँ के हितग्राही? यहाँ पे हितग्राही तो मेरे ख्याल से 25 या 26 लोग हैं, बाकी कुछ लोगों के मकान बन के कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, तो अभी क्या बनवा रहे हैं मकान, क्या फिर अच्छा समझाइश कैसे दे पाएंगे? जैसे ज़मीन की प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो ज़मीन दूसरी मिल पाई, नहीं मिल पाई? नहीं, ज़मीन तो अभी क्या है, अभी तहसीलदार साहब आए थे उस दिन, तो उन्होंने जहाँ जहाँ जिनकी समस्या थी उन लोगों को ज़मीन। वहीं पंचायत सचिव किशोर दिनेवार ने बताया कि हितग्राहियों को योजना के तहत मकान बनाने की समझाइश दी गई है। जी, मैं किशोर दिनेवार, ग्राम पंचायत भरवेली में सचिव के पद। हमारे यहाँ पर जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी श्री विकास रघुवंशी जी और जनपद के ब्लॉक समन्वयक श्री शरणागत जी दोनों हितग्राहियों से फेस टू फेस समीक्षा करने के लिए आए हैं और प्रत्येक हितग्राहियों से फेस टू फेस समीक्षा कर रहे हैं और प्रत्येक हितग्राही की व्यक्तिगत समस्याएं और आर्थिक समस्याएं जानकर पीएम आवास को पूर्ण कराने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने प्रत्येक हितग्राही से व्यक्तिगत चर्चा की और उनकी समस्याएं जानना चाहिए और जिसका जो निराकरण हो पाया वो उसको निर्देश दे रहे हैं। उसमें ग्राम पंचायत भरवेली के समस्त पंच, उप सरपंच जी एवं अन्य सभी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हितग्राहियों के साथ खड़े हैं और उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। कितना लागत से बनाया जा रहा है ये मकान और ऐसे कितने हितग्राही हैं जिन्होंने पैसे लेके अभी तक मकान बनाए नहीं हैं? जैसा कि पीएम आवास योजना की बात करें हम लोग तो 1,58,000 की लागत से बनता है। इसमें हितग्राही को प्रथम किस्त 45,000 मिलती है जिसमें उसको प्लिंथ लेवल का कार्य कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद उसको 40,000 दिया जाता है जिसमें उसको स्लैब लेवल पे काम करना पड़ता है और स्लैब ढालने से लेकर मकान पूर्ण करने तक उसको 30,000 मुहैया कराया जाता है। वहीं जिला पंचायत परियोजना अधिकारी विकास रघुवंशी ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए पीएम आवास का पैसा हितग्राहियों द्वारा अन्य कार्यों में खर्च करने की बात कही है। मैं परियोजना अधिकारी विकास रघुवंशी, जिला पंचायत भरवेली जैसे कि बालाघाट से लगी हुई पंचायत है। यहाँ पे 35 आवास सैंक्शन किए गए थे, उसमें से अभी 11 मकान के पूरे हो चुके हैं, लेकिन कुछ ज़मीन संबंधी समस्याओं के कारण करीब 10 मकान अभी चालू नहीं हुए हैं और कुछ हितग्राही 13 हितग्राही ऐसे हैं जिनके मकान बन तो रहे लेकिन उनकी जो गति होना चाहिए 1-1.5 साल से बंद पूरे नहीं हुए हैं। उनसे उनकी समस्याएं जानने के लिए बुलाई थी मुझे, इसमें कुछ समस्याएं निकल के आई हैं। 3 हितग्राहियों के जो है मतलब मृत हो गए हैं और 3 हितग्राहियों द्वारा राशि वापस कर दी गई है। कुछ केसेस में हितग्राहियों ने राशि खर्च की है, कुछ केसेस में मुस्लिम को दी है, तो उनका भी हम बातचीत कर रहे हैं। कहीं पर जमीन संबंधी समस्या तो उसको भी मतलब बात करके सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन हितग्राहियों ने राशि खर्च कर ली है उनको समझाइश देके कार्य चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पैसे की थोड़ी कमी आती है, अन्य कार्यों में खर्च किया उन्होंने, तो उनको ये बताया जा रहा है कि आप पक्का मकान बनाएं, लेकिन अगर थोड़ा पैसा कम पड़ता है तो आप अंग्रेजी घरेलू डाल के घर पूरा कर सकते हैं। तो अभी ऐसे कि कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? जैसे हितग्राहियों से जो बात चल रही है उनका क्या कहना है, कब तक कंप्लीट कर सकते हैं मकान? अभी खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम आरंभा में एक नवजात शिशु बीती रात लावारिस हालत में पड़ा मिला। देर रात बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लोग वहां इकट्ठा हुए और पुलिस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस द्वारा इस बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, यहां उसे SNCU में रखा गया है। सर, आज एक नवजात बच्चे को लेकर के कैसी क्या जानकारी है इसकी? हमको सर कॉल आया 1:21 पे रात के कि आरंभा में कोई पूरन साव पालेवार के घर के सामने एक नवजात बच्चा है जो 1 घंटे करीब जन्म हुआ होगा
उसको किसी ने जन्म देने के बाद में छोड़ दिया गया वहाँ पे। जब कॉल आया तो हम गए, सीन पर देखे हमने, तो बच्चा वहाँ पर लकड़ियों के बीच में पड़ा हुआ था बाथरूम के पास में। गांव के लोगों से पता किए तो बोले कि हमको मालूम नहीं है कि ये बच्चा किसका है, यहाँ पर रो रहा था, तो हमने सूचना दिए। और उसके बाद में हमने उस बच्चे को वहाँ पर प्राथमिक उपचार दिए, पूरा उसकी जो ब्लीडिंग थी उसको साफ़ किए। उसके बाद में CSC खैरलांजी लाए और खैरलांजी में डॉक्टर साहब द्वारा कुछ उपचार किया गया और वहाँ से बालाघाट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। अभी बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भर्ती कराया गया जी। कैसी क्या हालत है सर अभी उसकी? बच्चे की हालत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छा है, 2 किलो का बच्चा है और ट्राई भी बहुत अच्छा कर रहा है। सर ये बताया तो आपने पूछताछ तो की होगी ग्रामीणों से कि क्या कुछ वहाँ के लोगों से पूछे तो उनने साफ मना कर दिए कि भैया हमको मालूम नहीं है ये बच्चा किसका है। जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर नितेंद्र रावतकर के अनुसार बच्चा ठीक है, उसका इलाज किया जा रहा है। सर आज आरंभा घोटी से एक नवजात बच्ची को लेकर के आए थे सर, उसकी कैसी क्या हालत है और क्या है? हाँ, एक ऑर्फन बेबी को भी 108 से लड़का जो है उसको लेकर आए हैं। अभी उसकी कंडीशन अच्छी है, ठीक है बच्चा। सर कितने किलो का है वेट उसका? उसका वेट लगभग 2.5 किलो का है। अभी उसको एसएनसी में भर्ती कर दिए हैं और बाकी जो उसकी जाँचें हैं वो करवा देंगे। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। थाना खैरलांजी अंतर्गत डायल 100 पे रात में 12 साढ़े 12 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि कोई नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ पर वहाँ के ग्रामीण सुरेश पालेवार द्वारा 100 नंबर को डायल करके बुलाया गया। तो 100 डायल वहाँ पर पहुँची तो एक नवजात शिशु जो तत्काल जिसका जन्म हुआ था वो शिशु जीवित अवस्था में वहाँ पाया गया और जिसको तत्काल 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस बुलाई गई और तत्काल उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया और वर्तमान में उस शिशु की हालत ठीक है और अच्छी कंडीशन में है। और मामला प्रथम दृष्टया अवैधानिक गर्भ का होने का प्रथम दृष्टया पाया गया, जिस पर से कि थाना खैरलांजी में उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मामला गंभीरता से विवेचना में लिया गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि उस नवजात शिशु की मां कौन है और अस्पताल की टीम पूरा ऑब्जर्वेशन में रखी हुई है। सर क्या इसमें आरोपियों को जल्द से जल्द खुलासा हो पाएगा सर इस केस में? हाँ, शीघ्र ही इस मामले में बहुत गंभीरता से जांच की जा रही है और आसपास के गांवों से और नर्सिंग सेंटर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से इस बारे में कोई भी गर्भवती स्त्री होने का जानकारी ली जा रही है और जो भी संभावित उसकी मां है तो उस तक जल्दी ही पहुँच करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इनकी हड़ताल आज 10वें दिन भी जारी रही। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ माहुले ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती हड़ताल चलती रहेगी। हड़ताल के कारण कृषि कार्य के लिए किसान प्रभावित होंगे। मैं विश्वनाथ माहुले। शासन से हमारी कुल 3 मांगे हैं जो पिछले साल से हम शासन से निरंतर मांग करते आ रहे हैं। सबसे पहली है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सर्वेयर का समान वेतनमान शीघ्र दिया जाए। दूसरी हमारी मांग है हमारे विभाग में जो संविदा कर्मचारी हैं उनका विभाग के रिक्त पदों पर संविलियन किया जाए। और तीसरा हमारे विभाग में आत्मा योजना के अंतर्गत जो किसान मित्र और किसान दीदी हैं जिनका मानदेय अभी 500 रुपया मतलब प्रतिदिन 16 रुपया दिया जा रहा है, उसका मानदेय जो है वो एक सम्मानजनक वृद्धि में बढ़ाया जाए। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम अनिश्चित काल पर बैठे हैं। किरनापुर एसडीएम आशाराम मेश्राम को हटाए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा विगत 1 हफ्ते से तहसील कार्यालय के सामने बैठकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। आज इनकी हड़ताल में पटवारी संघ के संभागीय अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। संभागाध्यक्ष पारस ठाकुर ने कहा कि किरनापुर एसडीएम को पद से नहीं हटाया गया तो जबलपुर संभाग का हर जिला इस आंदोलन में शामिल होगा।
हम लोग यहाँ पर अभी जो SDM महोदय हैं आसाराम मेसराम जी, जिनके द्वारा हमारे पटवारियों को लगातार प्रताड़ित किया गया है, उसके विरोध में जो पिछले एक सप्ताह से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसी संबंध में कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आया हुआ हूँ। और कलेक्टर साहब से मिलकर हम निवेदन करेंगे कि उन्हें SDM किरनापुर और साथ में प्रभारी गोबले के पद से हटाया जाए, क्योंकि उनके रहते हुए में पटवारी काफ़ी भयभीत है और उनके अंदर आक्रोश भी है। और अगर ये उन्हें नहीं हटाया जाता है जिला प्रशासन के द्वारा, तो पूरे संभाग में इसके बाद संभाग का हर जिला इस आंदोलन में सम्मिलित होगा और आंदोलन हमारा उत्तरोत्तर उग्र होता जाएगा। लालबर्रा के पनबेहरी में 5 जून को ब्लॉक स्तरीय गढ़वाल समाज चेतना मंच द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन और समाज के अनेक पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में मंगल भवन के प्रांगण में पौधों का रोपण किया गया। वहीं समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस समारोह में लोको पायलट धनलाल ब्रह्मे का भी सम्मान किया गया। श्री ब्रह्मे ने अपनी सूझबूझ से हजारों यात्रियों की प्राण रक्षा की थी। क्लास के स्टूडेंट रहते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आपका यह परीक्षा परिणाम आगे भी बढ़ता जाए। जहां हमने आज सारे मंत्रों में काम करा, तब आपने धनलाल ब्रह्मे जी को एक गीता भेंट की जा रही है। जोरदार तालियों से आप सभी का अभिनंदन करिएगा। और जैसे कहते हैं कि संगठन गड़े चलो, सुपन पे बड़े चलो, भला हो जिसमें समाज का वो काम सब किए चलो। ऐसा काम हमारा गढ़वाल समाज कर रहा है। मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अभी जैसे आदरणीय ब्रह्मे जी की जो एक घटना थी उसको हम सुन रहे थे, तो सभी लोग एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। सबका ध्यान जो आप बता रहे थे उसमें सबका मन लगा हुआ था। वास्तव में आपने जो साहसिक काम किया है उसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। समय पे प्रेजेंट माइंड रहना ये बहुत बड़ी बात है। आपा को नहीं खोना और समय के साथ परिस्थिति के साथ लड़ना ये सबके बस की भी बात नहीं है। और इस काम को आपने किया है, निश्चित रूप से समाज का एक नाम रोशन किया। अभी इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि धनीराम ब्रह्मे जी, जिन्होंने फलाने 2018 में जो भी तारीख थी उसमें इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया। वास्तव में ये जो इतिहास के पन्ने पे लिखा जाएगा ये कभी न मिटेगा, न उसको मिटाया जा सकता है। मेरा नाम धनलाल ब्रह्मे है। मैं नागपुर में सीनियर लोको पायलट हूँ। सर, जैसे साथ आपके साथ घटना घटी है तो उस कुछ चर्चा में आप क्या जानकारी देना चाहते हो? मैं उसमें यही जानकारी देना चाहता हूँ कि ये इंजन में अचानक आग लगी थी और आग लगी और उस बीच में क्या है इंजन में धुआं फैल गया। धुआं फैलने से इंजन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, काला गहरा धुआं था, जिसकी वजह से मैं अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा बाहर निकल। कम से कम जो मेरे पैसेंजर हैं, इतने जो मेरे भरोसे बैठे हैं, उनकी जान की रक्षा किया जाए। सर, कम से कम कितने पैसेंजर होंगे आपके ट्रेन में बैठी उस वक्त? पूरी 24 बोगी की ट्रेन है। अब 24 बोगी में अगर एक बोगी में भी 100 भी आदमी आप मानोगे तो 2400 आदमी मान सकते हैं। तो सर, ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी उस वक्त? ट्रेन हावड़ा से मुंबई जा रही थी। तो सर, फिर आपने किस ट्रेन को रोका? ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगा के रोका और गाड़ी उसके बाद में फिर पावर कट ऑफ किया और कट ऑफ करके वापस प्लेट पे आके मैं गाड़ी को मैं लिखी राम हरिद्वार गढ़वाल चेतना मंच मध्य प्रदेश अध्यक्ष। किस संबंध में कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पे? आज हमारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे गढ़वाल चेतना मंच मध्य प्रदेश के द्वारा प्रतिभावान छात्र सम्मान और पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतियोगिता में कोई भी कंपटीशन में भाग लेते हैं
और संस्कार समारोह का कार्यक्रम होता है, लोगों तक जानकारी पहुंचाना हमारे मंच का उद्देश्य, और प्राइज मिलता है। इस जानकारी के माध्यम से जो हमारे पर्यावरण से हमें सम्मान मिलता है, हम लोगों को सुझाव देना है हमारी समिति के माध्यम से। आज पूरे गाँव-गाँव पहुंचकर हम खैरी विस्फोट कांड को 1 वर्ष बीत चुका है, बावजूद इसके भी अब तक इसकी जांच रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा किसी भी अधिकारी और व्यक्ति को इस मामले में कोई सजा भी नहीं मिली है। आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली इस घटना में 26 मजदूरों की मौत हो गई थी, वहीं 4 से 5 अन्य मजदूर घायल हुए थे, जिनके परिजनों ने इंसाफ न मिलने की बात कही है। क्या है पूरा मामला, देखिए पद्मेश न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम खैरी की फटाखा फैक्ट्री में 7 जून 2017 को सिलसिलेवार विस्फोट हुए थे। इस सिलसिलेवार विस्फोट में 26 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 4 से 5 अन्य मजदूर घायल हो गए थे। 1 वर्ष पूर्व हुई इस घटना ने न केवल बालाघाट को बल्कि पूरे देश को दहलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद तरह तरह की जांच कमेटी बैठाई गई। जांच में कई दोषी अधिकारियों के नाम भी सामने आए, लेकिन किसी भी अधिकारी कर्मचारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसके अलावा घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है, लेकिन इस घटना का कौन दोषी है और किस अधिकारी पर कौन सी जांच की जाएगी यह अब तक तय नहीं हो पाया है। आलम यह है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद भी उसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपको बता दें कि घटना के बाद मृतक परिवार को 8 लाख रुपए और घायलों को 1,05,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई थी और प्रत्येक परिवार की जिम्मेदारी विभाग के अलग अलग अधिकारियों को सौंपी गई थी। सरकार ने पीड़ितों के परिवार को सहायता राशि तो दे दी, लेकिन सरकार उन्हें इंसाफ नहीं दे पाई। हम खड़े हैं जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर खैरी की उस फैक्ट्री में, जहां साल भर पूर्व विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट में 26 लोगों की जान चली गई थी। घटना के बाद फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस घटना के बाद में तरह तरह की जांच कमेटियां बनाई गई, जिन्होंने प्रथम दृष्टि में 5 विभाग के अधिकारियों को दोषी ठहराया था, जिसके बाद में इस का पूरा जो चार्ज है, इसकी पूरी जो जांच का चार्ज है, ये एडीएम शिव गोविंद मरकाम जी को सौंपा गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत कर दी है। इसके अलावा यदि पीड़ित परिवारों की बात की जाए तो पीड़ित परिवारों को प्राकृतिक आपदा के नाम पर मुआवजा राशि दी गई है। जी हाँ, प्राकृतिक आपदा के नाम पर इस पूरी घटना को जो है सरकारी तंत्र में प्राकृतिक आपदा ठहराया गया है और उस प्राकृतिक आपदा के नाम पर मुआवजे की राशि का वितरण कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो पीड़ित परिवार है उनको राशि तो मिल गई, लेकिन क्या उन्हें इंसाफ मिल पाया? इसी बात को लेकर आज हम पीड़ित परिवारों से बात करेंगे, यहाँ पर जो काम करने वाले थे, जो जिनकी जान बच गई थी, उनसे बात करेंगे। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने पीड़ित परिवार के सदस्यों से बात की तो पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि उन्हें सहायता राशि के रूप में मुआवजा तो मिला, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। साथ ही पीड़ित परिवार ने बताया कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके दरवाजे पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी उनके हालात देखने नहीं आए। इसके अलावा पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन के पदाधिकारियों पर दिए गए आश्वासनों को महज आश्वासन ही बताया है। नहीं, वो तो स्पोर्ट 3:30 बजे की बात है। 1 साल से काम कर रही थी लड़की। हमारी खेती बाड़ी कुछ नहीं है, कमाते खाते हैं हम लोग। और क्या बोलते हैं भाई, हमको जो अनुदान मिला है वो पैसा 8 लाख मिला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। नौकरी देने के लिए बोले थे वो भी नहीं दिए, लड़की को पढ़ाने के लिए निःशुल्क बोले थे वो भी नहीं किए। आज तक के जब वो कांड हुआ था, जब आए देखे बात किए, उसके बाद में तो कोई चर्चा नहीं हुई। साल भर से कोई अच्छा, ये जो लड़की अभी खड़ी थे यहाँ पे तस्वीर लेके, इनको पढ़ाने की बात कही थी, निःशुल्क को पढ़ाएंगे, तो इनको निःशुल्क को पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे? नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। हम अपने रोजी करते हैं और उसी में पढ़ा रहे हैं लड़की। अच्छा, नौकरी देने की भी बात कही थी? नौकरी भी देने के लिए बात की थी तो नहीं दिए। अच्छा, एक अधिकारी आरपी करके कोई एक अधिकारी पीडब्ल्यूडी के, उनको नियुक्त किया गया था, आपके परिवार की जिम्मेदारी दी गई थी। हम गोद लेंगे लड़की को, निःशुल्क पढ़ाएंगे, गोद लेंगे, ऐसा कुछ बोले। गोद ले लिए क्या उन्होंने? तो गोद ले लिए बोले, गोद बोले, मगर उनने पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लिए थे, वो कुछ नहीं किए। तो अभी ये बताइए कि वो जो अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो कभी आते हैं घर में या कभी फोन वोन करते हैं? कभी फोन भी नहीं किए, आज तक के आए भी नहीं। 1 साल दिन हो गया, जब वो हादसा हुआ था उसके पहले आए थे, हादसा के बाद में 8 दिन तक के आना जाना किए, जो कुछ पूछपरछ
ना था वो किए, उसके बाद में कोई नहीं आए। अच्छा, और आज तक के भी नहीं आए। आप ये बताइए, लास्ट सवाल मेरा ये है कि जो घटना हुई उसका आपको पैसा तो मिल गया जी, लेकिन इंसाफ मिल पाया क्या? नहीं मिला साहब। क्या इंसाफ मिला? ये क्या अपनी ज़िंदगी में लड़की जिंदी रहती तो 8 ही लाख कमा के देती क्या? अपनी ज़िंदगी तो अच्छे से जीती ना, अपना परिवार आगे बढ़ाती ना। क्या मांग करते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? होना चाहिए ना, उनका इंसाफ अच्छे से मिलना चाहिए ना। मैं भी ये बताइए कि जो खैरी विस्फोट जो कांड हुआ था उसमें आपके यहाँ से भी एक परिवार से की मौत हो गई थी, क्या नाम था उनका? आरती की। अच्छा अच्छा, वो परिवार का पालन पोषण करती थी, है ना? अभी आपके यहाँ पे काम पे कौन जाता है, कौन परिवार पालता है? एक लड़की है मेरी, ज्योति नाम की। हाँ, वो परिवार वो जाती काम धंधे में। हाँ, तो अभी यानी बस उसके अलावा कोई नहीं कमाने वाला? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को जो मुआवजा राशि मिली है तो इसके बाद में आपको इंसाफ मिल पाया है क्या अभी तक? अभी क्या मालूम नहीं, अभी हिसाब मिला है कि नहीं मिला है मालूम नहीं, हमारे घर के व्यक्ति बताएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि अभी यानी कोई अधिकारी नियुक्त किया गया था, वो कभी आपके घर में आते हैं, कभी पूछते हैं, कभी फ़ोन वोन करते हैं? नहीं, अभी फ़ोन वोन नहीं करे, कोई अधिकारी नहीं आया अभी। क्या मांग करते हैं जी? आपके जैसे खैरी विस्फोट कांड जो हुआ था उसको 1 साल पूरे हो गए जी। आपके यहाँ से कौन मृतक हुए थे? बहू हुई थी हमारी। क्या नाम था उनका? अमिता मेश्राम। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि उसको आपका तो पैसा मिल ही गया होगा, जो घटना हुई थी उसको जी, इंसाफ मिल पाया क्या अब तक? अब इंसाफ के बारे में क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि एक अधिकारी नियुक्त किया गया था आपके लिए, तो वो अधिकारी कभी आपके घर में आते हैं? अभी तो नहीं आए। अभी तक नहीं आए? जी नहीं। शुरू में आए होंगे एक आध बार? शुरू में आए थे। अच्छा, नहीं, उसके बाद साल भर बीतने के बाद कोई अधिकारी आपके दरवाजे तक नहीं आए? नहीं। अच्छा, कुछ नौकरी वोकरी देने की वादा किए थे, कुछ योजनाओं को लाभ देने की बात की थी, तो मिली नौकरी वोकरी या योजना? नौकरी नहीं मिल रहा। योजनाओं को कुछ लाभ? योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला है अभी। यानी कुल मिला के कहा जाए तो जो है उस घटना के बाद में किसी ने कोई पूछ परख नहीं किया आप लोगों की? नहीं, बस वो पैसा बल मिला। ठीक। जैसे खैरी विस्फोट कांड जो है उसके 1 साल पूरा हो गया है, आपके यहाँ से कौन डेथ हुई थी, किसकी डेथ? हमारी पत्नी हुई। क्या नाम? सुषमा तेगा। अच्छा, ये बताइए कि 1 साल पूरा हो गया है, आप लोगों को पैसा तो मिल गया है? हाँ, पैसा। इंसाफ मिला है क्या? इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ नहीं मिला है? नहीं मिला। क्या होना चाहिए? इंसाफ वही मिलना चाहिए जो यानी रोजगार के लिए बोले थे, रोजगार मिलना चाहिए। और जो यानी कंपनी में जो इसका ऐसा यानी हादसा हुआ था तो उसको सज़ा मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिल पाया। और जो प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार हैं वो तो कुछ अभी देखे नहीं आके। अच्छा, ये बताइए कि जैसे एक जन ने गोद लिया था, कोई अधिकारी ने आपके घर को गोद लिया था, वो कितने बार आते हैं, कभी फ़ोन वोन करते हैं आपसे? मत्स्य विभाग वाले ने लिए थे पर कुछ नहीं आए। उसके बाद साल भर बीतने में कभी नहीं आए वो? अच्छा, कभी फ़ोन वोन करके उन्होंने कुछ बात की है? नहीं, कुछ नहीं किए अभी तक। अच्छा, कोई सरकारी योजनाओं का लाभ या शासकीय नौकरी ऐसा कुछ जो बोले थे वो कुछ मिला है? नहीं मिला है। बोले थे आपको सरकारी नौकरी के लिए? ये अप्लाई किए थे पिताजी की कंपनी नियुक्ति के लिए, तो नहीं हो पाएगा करके बोल दिए कलेक्टर साहब ने। अच्छा, तो कोई यानी पूछने भी नहीं आता अब साल भर से? नहीं, कोई पूछने नहीं आता। ठीक, क्या मांग करते हैं आप? हाँ, वही क्या रोजगार वगैरह मिल जाता तो अच्छा रहता परिवार के लिए। वहीं कई पीड़ित परिवार ऐसे भी हैं जो इस घटना को अब तक नहीं भूल पाए हैं। पद्मेश न्यूज़ से की गई चर्चा के दौरान उन्होंने अपना दर्द कुछ यूं बयां किया। अच्छा, खैरी कांड जो हुआ था 1 साल पहले, उसमें कौन आपके यहाँ से? मम्मी थी। क्या नाम था उनका? रेखा गड़ा। क्या हादसा था, आपको क्या जानकारी लगी थी 1 साल पहले कि ऐसा कोई हादसा घटा? ये हादसा हो गया। किसका फ़ोन आया था ऐसे? उन्होंने किसी गांव वाले का ही आया था, वहाँ के भी थे ना खैरी के, उन्हीं लोगों। क्या बोले? ये हादसा हो गया, जाके देखे तो। अच्छा, अभी तक का जो शासन की योजनाएं थी, जो उस समय बोला गया था कि एक परिवार को इतनी मदद की जाएगी, नौकरी के नाम पे मदद की जाएगी, या परिवार को एक शासकीय कर्मचारी भरण पोषण करेगा ज़िंदगी भर, क्या हुआ अब तक? कुछ नहीं हुआ। कौन आया? कोई नहीं। पहले आए थे, कहने हुआ था कांड जब, तो 1-2 महीने आए थे, फिर उसके बाद से कोई नहीं आया। कौन क्या करते हैं? कौन का अधिकारी लोग आए। हाँ, अधिकारी लोग। कौन है, यह याद है आपको कौन अधिकारी? मंत्री। पहले जो है खैरी कांड हुआ था, उसमें आपके परिवार से कौन गया? बहू गई। क्या नाम था उनका? सुजीता बाई पठार। अच्छा, कैसा था हादसा और अब तक क्या आप उस हादसे को लेकर क्या भूल चुके हैं? याद आपकी कैसी है? नहीं, कैसे भूलेंगे सर, वो तो अभी ऐसा लगता है कि आज ही हुआ है हमसे। क्या हुआ था उस समय, कुछ ऐसी याददाश्त आपको?
याददाश्त तो अब सर अब क्या है, सब काम में जाते हैं, ऐसा जाते एक दूसरे को बोलते हैं वहाँ अच्छा काम है, अच्छा काम है, ऐसा करके निकल गए एक दूसरे के साथ, जबकि अब हम मना भी करते थे। और क्या करें, अब होना था तो नहीं भी मना करते थे तो बोले घूमते फिरते रहते घर में, क्या करेंगे, बच्चे लोग छोटे छोटे पढ़ने चले जाते हैं, अकेले अच्छा नहीं लगता, इसमें निकल गए सर जाते थे। सर एक बार मिला 2 लाख चेक मिला और दूसरे फिर 6 लाख का चेक आया, हाँ सेंट्रल बैंक में। नौकरी दिलाने के नाम पे जो बात की गई थी कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी या गैर सरकारी नौकरी दिलाई जाएगी, तो क्या अब तक ऐसा कुछ था? जी नहीं, कुछ नहीं। अधिकारियों के द्वारा ऐसा बोला गया था कि एक परिवार को कोई भी एक अधिकारी गोद लेगा या उसका भरण पोषण करेगा जब तक वो रहेंगे यहाँ पर। कब तक कोई अधिकारी आए? नहीं, अधिकारी नहीं आया। नहीं, साल भर से कोई भी नहीं आया? नहीं। जब शुरू हुआ था तो एक मैडम आई थी, तो बच्चों को किताब मतलब काफ़ी वाफी सभी बच्चे पढ़ने वालों को बाट दे के गई, फिर उसके बाद फिर कोई नहीं आया। और आए साल भर में किसी ने पूछ किया है क्या? कोई नहीं आया। कोई नहीं आए। अच्छा, पैसे भर दिए हैं उसके बाद किसी ने? अच्छा, कोई योजनाओं का लाभ वगैरह? नहीं। क्या बोले थे अधिकारियों ने, क्या आश्वासन दिए थे? अधिकारी लोग ने बोले थे जो शासन की तरफ से आएगा जोर से बोलो, नौकरी जो मिलेगी, नौकरी देने की बात की थी। नौकरी देने की बात की थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। और कोई योजनाओं का लाभ? क्या मांग करते हैं? जैसे कि अभी साल भर हो गया है, किसी को किसी भी कार्रवाई नहीं हुई है, क्या मांग करते हैं? सरकार की तरफ से यही मांग करते हैं कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको नौकरी, कम से कम बच्चे लोग अच्छी शिक्षा के लिए। अच्छा, बच्चों को कल से स्कूल में निःशुल्क पढ़ाने की बात की थी, तो पढ़ा रहे? निःशुल्क तो है। कौन से वॉल्यूम? अच्छा, निःशुल्क भर पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में भी अच्छे में बात हुई थी, प्राइवेट ही है बच्चे स्कूल। अच्छा, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं? अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि खैरी कांड में आपके जो लोगों को जो है इंसाफ मिल पाया है? नहीं, इंसाफ नहीं मिला है। इस घटना में घायल श्रीमती सरिता भिलावी के पति कन्हैया भिलावी ने बताया कि शासन से उन्हें 1,05,000 रुपए की सहायता राशि मिली थी, जो कि भिलाई में इलाज के दौरान ही खत्म हो गई। उन्होंने बताया कि आज भी उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है, जिसका खर्च स्वयं अपनी जेब से उठा कर रहे हैं। हमारी मिसेस सरिता भिलावी। क्या हुआ था सर? आगजनी की घटना में घायल हुई। कितने परसेंट घायल? 80%। अच्छा, उसके बाद फिर अभी तक क्या हुआ, कितनी राशि मिली? राहत राशि 1 लाख रुपये 1,05,000 रुपये की मिली थी, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। इलाज अभी तक क्या चल रहा था? इलाज जो हम लोग हॉस्पिटल में थे जब तक प्रशासन ने की, उसके बाद हम लोग वहाँ से आए तो हमको कोई राहत नहीं मिला। इलाज प्रशासन ने की तो कितने महीने तक इलाज चला और फिर वहाँ से आप लोग क्यों आ गए? इलाज खत्म हो गया था? हाँ, इलाज खत्म हो गया था 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद फिर क्या बोले डॉक्टर? उसके बाद में फिर डॉक्टर ने छुट्टी, डॉक्टर तो और रोक रहे थे, लेकिन सर प्रशासन से टाइम पर पैसा नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए डॉक्टर का प्रेशर भी हम पे रहता था, इसलिए हमने छुट्टी कर दी। अच्छा, डॉक्टर ने क्या प्रेशर देते थे डॉक्टर आपको? भाई वहाँ से प्रशासन पैसा भेजता नहीं था टाइम पर, तो वो लोग हम लोगों को बोलते थे। क्या बोलते थे? कि भाई आप उधर बात करो, फ़ोन करो, ये करो करो। अच्छा, इधर से बात करते थे तो वो लोग बोलते थे आप बेफिक्र रहो। किससे बात हुई आपकी? कलेक्टर क्या बोलते हैं SDM सर से भी बात होती थी। नाम मालूम है आपका SDM सर का? नहीं सर, नहीं मालूम। क्या बोले SDM साहब ने? आप निश्चिंत रहो, बोले आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं। लेकिन फिर भी कोई मतलब राशि नहीं पहुँची। अच्छा, अब आपका इलाज का पैसा पहुंचा बराबर, बाद में पहुंचा, अभी तो हम लोग को छुट्टी दी गई, नहीं तो नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। अब जो वहाँ नौकरी देने की बात हुई थी परिवार के सदस्य, क्या हुआ? अभी तक के तो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आश्वासन दिया गया और कुछ नहीं। अच्छा, क्या आश्वासन दिया गया था? आश्वासन यही दिया गया था कि आप लोग ठीक हो जाओ, आपकी मिसेज ठीक हो जाती तो आपको कहीं भी शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाए। वहीं इस घटना में बाल बची श्रीमती रेखाबाई ने बताया कि यदि वह फैक्ट्री के अंदर काम कर रही होती तो मृतकों की तस्वीर में उनकी भी तस्वीर लगी होती। बाहर के काम में थी 3 बजे से। क्या कर रहे थे? वो तो बाहर का काम में मैं वो मसाला चला रही थी, यानी खाना लंच होता है ना 2 बजे, छुट्टी हुई लेबर लोग की, 2 बजे खाना खाए हम लोगों ने। उस समय कोई बात नहीं थी, खाना वाना खाए और 1 घंटे के बाद में फिर काम में लगे। तो बालाहाट वाला जो काका जी है, तो काका जी तो अंदर का वो कमरे में था, तो काका जी बोलता है कि मैं तो मिला रहा हूँ बोले मसाला। और सुनील माउले उन्होंने बोले कि मसाला मिलाने चल जाओ बोले काका जी को, और भाई को साथ में ले लो बोले। तो फिर वो मिला रहा था, मिलाए 2 घमेला मसाला। पहले लक्ष्मी भैया बोलता है
जो खिड़की थी वहाँ पे, तो माल वाला कमरे में था, वो तो बोलता है लक्ष्मी भैया कि भाई बोले यहीं से दे दो बोले मसाला बोले। तो हमने वो खिड़की से 2 घमेला मसाला उनकी तरफ पास किए। पास करने के बाद में है तो फिर मैं चालने फिर बैठ गई। काका जी फिर मिला रहा था। फिर वो तो 3:30 बजा था करीब का, तो वो काका जी बीचों बीच में था, ये दीवार रही थी। अंगार कैसी लगी तो उनको कुछ पता नहीं। यानी उस वक्त आप मौजूद थे वहाँ पर? हाँ, तो कितने लोग बचे थे इसमें और कितने लोगों यानी हम की 4 लोग बचे थे। कौन कौन बचे थे? यानी रुबीना नाम की एक लड़की, सोनिया नाम की, और एक विमला भाई और मैं, देखा भाई। 4 लोग बचे थे। बाकी सभी लोगों की मौत हो गई। हाँ, सभी लोगों की। यदि ये बताइए कि आप अंदर रहते उस समय तो क्या होता? आंधी अंदर रही, मैं खुद नहीं बताती कि मेरे भी क्या होता करके। मैं खुद नहीं बता रही हूँ अपने आप में कि मैं भी नहीं बचती। यानी आज जो इन लोगों की जो तस्वीर लगी हुई है मृतकों की, इसमें एक तस्वीर आपकी भी लगी रहती। इस पूरे मामले पर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने इस घटना के लिए पूर्ण रूप से शासन प्रशासन को जिम्मेदार मानते हुए पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि के रूप में दिए जाने की मांग की है। वह इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की बात कही। तक मुझे जानकारी है पीड़ित परिवारों को जो उनको सहायता राशि मिलनी चाहिए थी, 8 लाख रुपये मिल गए और जो घायल थे उनको 1-1 लाख रुपये मिला है। तो सरकार की तरफ से जितनी घोषणाएं थी तो वो पूरी कर दी। मेरे ख्याल में तो पूरा हो गया है। बाकी और क्या जानकारी कुछ ऐसी नहीं मुझे। जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो उनके परिवार के लिए, वो अधिकारी ने साल भर एक भी बार जाके उनके घर तक ढूंढे नहीं है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मुझे यदि ऐसी जानकारी लगे तो हम वो काम तो हम करवा लेंगे। सर, आपके शासनकाल में ब्लास्ट हुआ है। हाँ, नहीं वो मैं समझ रहा हूँ बात। और रिपोर्ट अभी तक आ चुकी है, उसको खुलासा नहीं किया जा रहा है, क्या वजह लगती है? खुलासे के लिए तो हम बोलेंगे। जो मुझे भी ऐसा लगता है कि देरी तो हुई है, 1 साल में कम से कम इसका रिपोर्ट का प्रकाशन हो जाना चाहिए। इस बात के लिए तो हम बोलेंगे, हम भी बोलेंगे अपनी तरफ से कि इसका प्रकाशन जल्द से जल्द करें, जिससे कि दोषी जो है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, उसका दोषी को सजा मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान एसपी जयदेव ए ने जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की जो डॉक्यूमेंट बेस्ड एविडेंसेस है उसके हिसाब से हम जांच वगैरह कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट बेस्ड पे हो रहा है और फॉरेंसिक एविडेंस वगैरह सपोर्टिंग एविडेंस है, वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होती है। सो उसमें हमको जो फॉरेंसिक एविडेंस रिप्लाई मिला है वो कंक्लूसिव नहीं है। सो इसलिए हम ज़्यादातर फॉरेंसिक एविडेंस पे रिलाई नहीं हो सकते हैं इस केस में। सो इसलिए हम डॉक्यूमेंट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो उसके हिसाब से केस को आगे ले जाएंगे। सर, इसमें जैसे बताया जा रहा है कि विभागीय जो जांच चल रही थी उसमें कुछ अधिकारियों के भी नाम थे जो दोषी थे, तो क्या अब तक ऐसी कोई कार्रवाई सामने आगे हो सकती है आगामी समय? बिल्कुल हो जाएगी। सभी जिम्मेदार अधिकारी जो जिनका लापरवाही थी वो भी इसमें आरोपी बने हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी जांच वगैरह हो रही है। सर, इस मामले में तत्कालीन जो है थाना प्रभारी उनको भी शामिल किया गया था कि उन्होंने समय समय पर मौके का निरीक्षण भी किया, उसके बाद ये उसमें भी जांच चल रही थी, तो क्या अब तक ऐसा कोई उनका जांच प्रतिवेदन आपके पास पहुँचा? इसमें अलग से विभागीय जांच भी चल रही है, तो वो जैसे कंप्लीट हो जाएगा मेरे सामने पुटअप हो जाएगी, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। वहीं अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने फैक्ट्री का संचालन नियम विरुद्ध किए जाने की बात कहते हुए दोषियों पर शासन स्तर से कार्रवाई होने की बात कही। 7 जून 2017 को खैरी गांव में जो पटाखा का फैक्ट्री था उसमें अचानक विस्फोट हो गया था, तो शासन की ओर से मजिस्ट्रेट जांच किया था और जांच रिपोर्ट में कलेक्टर महोदय को दे दिया था। कलेक्टर महोदय शासन को प्रस्तुत कर चुके हैं। इसमें लगभग 26 जने की मृत्यु हुई थी और 6 घायल हो गए थे और जितने घायल हुए थे उनकी समुचित इलाज भी किया गया था। मृतकों को और उनके परिजनों को जो सहायता की राशि है वो प्रदान की जा चुकी है। साथ ही जो अभी घायल थे और इलाज के पश्चात उनको जैसे जैसे काम की आवश्यकता थी उनको
प्राइवेट या अशासकीय काम में लगा दिया गया है, वो काम कर रहे हैं। सर, मजिस्ट्रियल जांच में घटना का कारण क्या पाया गया था? मजिस्ट्रियल जांच में जो मुख्ताई थी, जितना कथन लिया गया था 50-60 आदमी का, तो उसमें जो फैक्ट्री में जो गाइडलाइन थी गवर्नमेंट की, उसके गाइडलाइन के आधार पर वो कक्ष नहीं थे, एक ही हाल में बनाया जा रहा था। एक्चुअल में उसमें 30-40 आदमी जो काम कर रहे थे, तो 30-40 आदमी काम नहीं करना चाहिए, एक कक्ष पर 4 आदमी काम करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए 30 आदमी का काम कर रहे हैं तो उसके पास पर्याप्त जगह नहीं था, मैंने उनको 8 से 10 जो वर्कशॉप थे वो बनाना था अलग अलग। उनका नियम है जैसे 10 का एक कमरा। खैरी कांड को लेकर हमने पीड़ितों से बात की है, पीड़ितों के परिवारों से बात की है, जो साक्ष्य हैं वहाँ के उन लोगों से बात करी है, वहीं घायलों के परिजनों से बात की है, मृतकों के परिजनों से बात की है। सबका कहना यह है कि उन्हें पैसा तो मिल गया है लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। इसके अलावा जो अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे उनको देखने के लिए, वो अधिकारी आज तक उनके दरवाजे पे नहीं पहुंचे हैं। उन्हें किसी भी तरह की शासकीय जो योजना की बात कही गई थी और उनको जो मुआवजा अलग से देने की बात कही गई थी, साथ ही कुछ पैसे देने की बात कही गई थी, इसके अलावा शासकीय नौकरी अशासकीय नौकरी की बात कही थी, ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपना ढपली अपना राग आते हुए नज़र आ रहा है। बात अगर प्रशासनिक अधिकारियों की करें तो यहाँ पे जांच रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें कई खुलासे होने की बात कही जा रही है, लेकिन एक्चुअली जांच रिपोर्ट में क्या है इस बारे में कोई बताने से इनकार कर रहा है। कोई भी जांच रिपोर्ट में एक्चुअली क्या है, कौन दोषी है, इस बारे में कोई भी जानकारी प्रॉपर नहीं दे रहा है। बहरहाल खैरी विस्फोट कांड की घटना का खुलासा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खैरी की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट को गुरुवार को हो रहा 1 साल। कांग्रेसी नेता खैरी में करेंगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम। जिला थोक उपभोक्ता भंडार के प्रत्यायुक्तों के चुनाव संपन्न। दिलीप असाटी, राजेश भाई चावड़ा और भरत लाल डहारे रहे विजयी। आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। हड़ताली वन कर्मियों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर चल रहे बच्चों के अपहरण वाली खबर का पुलिस ने किया खंडन। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। और खैरी हादसे पर पद्मेश न्यूज की एक खास पेशकश। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।